Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.114 from Iraudot-Whitley series. और ये क्वेश्चन यार कोरलिस फोर्स पर डिपेंडेंट है ना। ये क्वेश्चन तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरलिस फोर्स दोनों ही की ही बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि किस तरीके से कोरलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक फ्रेम जहाँ पर पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस फ्रेम को ही रोटेट करवा दिया जाता है और फिर उस रोटेटिंग फ्रेम में रोटेटिंग पार्टिकल को देखा जा रहा है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। हमें ये बोला गया है कि भाई ए हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए स्टेशनरी वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज। एक डिस्क है, मान लो ये डिस्क है, इसके एज से पास होने वाली, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके एज से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इस डिस्क को यहाँ से घुमाया जाता है। यानी कि डिस्क ऐसे घूम रहा है, इसके अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर चली जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, ऐसे घूम रही है चारों तरफ इस एक्सिस के। तो और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, इस डिस्क की घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। Along the circumference of the disk, a particle of mass m moves with a speed velocity that is constant relative to the disk. इस relative to the disk इसके circumference पर एक पार्टिकल घूम रहा है ऐसे सर्कल में। ये डिस्क तो घूम ही रही है इसके चारों तरफ, साथ ही साथ अगर किसी इंस्टेंट पर डिस्क के ऊपर बैठ के देखा जाए तो देखेंगे कि हम पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन घूम रहा है इस डिस्क पर। तो वो सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो डिस्क के फ्रेम में हो रहा है, यानी कि डिस्क पर बैठकर देखूंगा तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ इसमें सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और इसके आगे भी चल रहा है। जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल डिस्क पे ऊपर ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा होता और डिस्क घूम रही होती, जब ये यहाँ पर आता, मान लो यहाँ से वो कुछ यहाँ पर पहुँच चुका होता रेडियली आउटवर्ड, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे रिलेटिव मोशन होता है वैसे रिलेटिव सर्कुलर मोशन हो रहा है। डिस्क जो घूम रही है उसके फ्रेम में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑफ मास m मूव विद वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट रिलेटिव टू द डिस्क, और ये जो इसका सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, यानी कि इसके फ्रेम में, डिस्क के फ्रेम में, डिस्क के सर्कमफेरेंस पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा पार्टिकल जिसका मास m है और स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड जिसकी v है डिस्क के फ्रेम में। नेट स्पीड इसकी जो डिस्क के फ्रेम में जो स्पीड होगी वो, और जिस पॉइंट पर डिस्क पर होगा उस पॉइंट की वेलोसिटी इसके फ्रेम में ओमेगा इंटू आर जो भी होगी, उन दोनों से मिलाकर के नेट ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी, ठीक है। अब बोला एट द मोमेंट व्हेन द पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, ये जो रोटेशनल एक्सिस है डिस्क का, यहाँ से जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी यहाँ पर होगा 2r डिस्टेंस पर, यहाँ पर द रिजल्टेंट ऑफ द इनर्शियल फोर्सेज Fm एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द डिस्क, यानी कि वो इनर्शियल फोर्सेज जो डिस्क के फ्रेम पर फिक्स करने पर, यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर डिस्क के फ्रेम से ऑब्जर्व करे तब जो फोर्सेज दिखेंगे, यानी कि जो सूडो फोर्सेज जिनको बोलते हैं कि भाई एक्सलेटिंग फ्रेम में अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो जो सूडो फोर्सेज आते हैं, तो वो सूडो फोर्सेज रोटेटिंग फ्रेम में दो टाइप के फोर्सेज हमने पढ़ रखे हैं अभी तक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स स्पेसिफिकली जेई के सिलेबस में नहीं है, नीट के में तो वैसे ही नहीं है, बट फिर भी एडवांस में एक PYQ आ रखा है, उसमें खैर वो पैराग्राफ में था तो एक्सप्रेशन दे रखा था कि इस तरीके से सूडो फोर्स लगता है, तो हमें बस कैलकुलेट करके बताना था वैल्यूज रख के। बट हाँ, मतलब कर सकते हो अच्छी प्रैक्टिस के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए फोर्सेज की रोटेटिंग फ्रेम में। तो जो रोटेटिंग फ्रेम से दो फोर्सेज राइज होते हैं, एक तो वो फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो तो तब लगता है जब रोटेटिंग फ्रेम के अंदर वो पार्टिकल फिक्स्ड हो, तब तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। लेकिन अगर रोटेटिंग फ्रेम जिसमें हम बैठे हैं उसके रेस्पेक्ट में भी पार्टिकल चल रहा है, उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो फिर एक सूडो फोर्स और आता है रोटेटिंग फ्रेम में जिसको हम कोरलेस फोर्स बोल देते हैं। समझ में आ गई की बात, उसको हम कोरलेस फोर्स बोलते हैं जब रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी वो पार्टिकल चल रहा हो। और यहाँ पर डिस्क रोटेट कर रही थी, इसके फ्रेम में देखो टेंजेंशियली मूव कर रहा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटिव मोशन है डिस्क के रेस्पेक्ट में। रोटेटिंग फ्रेम अगर मैं डिस्क में बैठ जाऊंगा जो कि रोटेटिंग फ्रेम है, तो हमें डिस्क रुकी हुई दिखाई देगी, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर रिलेटिव मोशन है तो इस पर एक सूडो फोर्स यानी कि एक कोरलेस फोर्स जरूर लगेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है उसके फ्रेम में। अब उसके फ्रेम में जो पूछ रहा है ना, ये जो इनर्शियल फोर्स है इसके डिस्क के फ्रेम के से अटैच्ड होने पर जो इनर्शियल, तो डिस्क के फ्रेम में जो नए फोर्सेस दिखेंगे वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरलेस फोर्स यही तो दिखेंगे, उनको F इनर्शियल फोर्स बोल रहा है ये। इसके फ्रेम से अटैच होने पर जो फोर्सेस दिखाई देंगे उनको इनर्शियल फोर्स बोल रहा है F इन। हमें वो कैलकुलेट करने हैं, तो जो सूडो फोर्स होगा और जो कोरलेस फोर्स होगा दोनों का रिजल्टेंट होगा वो नेट F इन होगा, इनर्शियल फोर्स होगा इसके फ्रेम में ऑन द पार्टिकल। अब लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो इनर्शियल फोर्स है F इन वो जीरो हो जाता है जब ये पार्टिकल यहाँ पर रहता है। तो जो कोरलेस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आएगा इस रोटेटिंग फ्रेम के एक्सिस, इस रोटेटिंग एक्सिस से इस डिस्क रोटेटिंग फ्रेम में बैठने पर जो सेंट्रीफ्यूगल और कोरलेस फोर्स आएंगे उनका रिजल्टेंट जीरो है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट घूमने वाली डिस्क के फ्रेम में इसका मीनिंग
आगे जा करके समझ में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। वरना हमें लगता है सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल के रेडियली आउटवर्ड और उसके हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर किस तरीके से लगेगा वो भी देखना पड़ेगा हमें। अब ये बोला है पहला पार्ट, द एक्सेलरेशन डब्ल्यू डैश ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द डिस्क। भाई डिस्क के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये। तो डिस्क के फ्रेम में तो हम सीधे ही बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो डिस्क के फ्रेम में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ डिस्क के फ्रेम में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा इसके सेंटर की तरफ, v²/r। दूसरा, द डिपेंडेंस ऑफ एफ इनर्शियल इन द डिस्टेंस ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, ये थी डिस्क की, यहाँ से अलग अलग डिस्टेंसेस पर होगा ये। तो उस आर पर ये जो नेट इनर्शियल फोर्स लगेगा वो किस तरीके से डिपेंडेंट होगा, आर का फंक्शन निकालना है कि किस इंस्टेंट पर जब वो डिस्टेंस स्मॉल आर पर है यहाँ से, तब कितना इनर्शियल फोर्स यानी कि नेट कोरलियस और सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्टेंट कितना है। चलो ध्यान से देखो, ये जो स्पीड v दे रखी है, कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड ऑन सर्कमफेरेंस पर टेंजेंशियली मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो बोला जा सकता है कि डिस्क के फ्रेम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। टॉप से देखूंगा मैं इसको, टॉप से देखूंगा तो टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा जैसे ये कंप्लीट डिस्क है और ये एक्सिस हमें आउट ऑफ द प्लेन आती हुई दिखेगी। तो ये आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस में ये हमें पार्टिकल दिखेगा और ये ऐसे डिस्क घूम रही होगी इसके अबाउट, और किसी इंस्टेंट पर मान लो जनरल डिस्टेंस आर पर है पार्टिकल और टेंजेंशियल स्पीड भी है। आर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल, डिस्क की जो रोटेशनल एक्सिस है वहाँ से डिस्टेंस है। ओमेगा हम लिख देंगे आउट ऑफ द प्लेन को के कैप माने तो ओमेगा वेक्टर जो लिख देंगे ओमेगा के कैप से लिख देंगे कि इसका जो डिस्क एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा के कैप है। अब विद रेस्पेक्ट टू डिस्क अगर हम देखेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू डिस्क देखेंगे तो रोटेटिंग फ्रेम हम बैठेंगे तो रोटेटिंग फ्रेम हमारा रुक जाएगी। अब जो रोटेटिंग फ्रेम में आएंगे दो फोर्सेज आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है रेडियली आउटवर्ड। लेकिन रेडियली आउटवर्ड कौन सा, जब हम इस पार्टिकल को देखेंगे तो पार्टिकल तो डिस्क के रुकने के बाद भी सर्कुलर मोशन में चल रहा है, डिस्क के सर्कमफेरेंस के लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या जो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है इसके रेडियली आउटवर्ड, या फिर जिस रोटेटिंग फ्रेम में हम बैठे थे रोटेटिंग फ्रेम का सेंटर ये था, डिस्क का रोटेशन का सेंटर, इसके रेडियली आउटवर्ड। तो हम देखो पार्टिकल पर नहीं बैठे, सबसे पहली बात पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन था अपनी, सर्कुलर मोशन प्लस इसका सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन था वो जैसा भी होता। बट इसकी फ्रेम में देखने पर प्योर सर्कुलर मोशन दिख रहा है। तो इसकी फ्रेम क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम था तो इस रोटेटिंग फ्रेम में बैठने पर हमें स्यूडो फोर्स दिखेगा तो वो इस रोटेटिंग फ्रेम के सेंटर से रेडियली आउटवर्ड होगा। ये बात समझने वाली थी, वरना तो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ी गलती तो सबसे पहले यही हो सकती है कि बच्चा अगर मान लो बैठ भी जाए इस डिस्क के फ्रेम में और ये सोच भी ले कि चलो ये डिस्क रुक जाएगी, बट वो ये गलती करने के हाई चांसेस है कि वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। ये रेडियस कैपिटल आर दे रखी है तो एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर, ये स्यूडो फोर्स लगा देगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट ऐसा नहीं है, देखो क्या हम इस डिस्क में रोटेट करते समय इस डिस्क पर बैठे, इस पार्टिकल पर बैठे, हम पार्टिकल पर नहीं बैठे, हम बैठे हैं इस डिस्क पर। तो हमारे रोटेटिंग फ्रेम में डिस्क थी और डिस्क इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन में था। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो इस रोटेटिंग फ्रेम के सेंटर से रेडियली आउटवर्ड आएगा किसी भी पॉइंट पर। हर एक पॉइंट डिस्क का कोई भी पॉइंट ले लो, डिस्क की फ्रेम में चलने वाला कोई भी पार्टिकल, उस पर जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो डिस्क जो सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन था, क्योंकि हम डिस्क के फ्रेम में हैं तो उसके सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन से रेडियल डिस्टेंस आर पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और इसका जो ओमेगा था उसके हिसाब से एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर इस सेंटर से डिस्टेंस ये स्मॉल आर जो हमने मानी उसके रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। जब हम करते भी हैं जैसे मान लो रोड पर अगर पार्टिकल घूम रहा हो, जैसे मान लो ये रिंग घूम रही है और रिंग पर पार्टिकल फंसा हुआ है, तो हम बोलते हैं ना कि रिंग घूम रही है, तो हम पूरी रिंग घूम रही थी, रिंग के ऊपर ही बैठ के पार्टिकल से फंसा हुआ था, यानी कि जो मान लो रस्सी से बांध कर पार्टिकल फंसा देते हैं और फिर उसको सर्कुलर मोशन, तो हम उस पार्टिकल पर ही बैठ जाते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहा था तो उसकी फ्रेम में तो उसी जो खुद के सेंटर के रेडियली आउटवर्ड ही फोर्स आएगा। लेकिन यहाँ पर हम इस पार्टिकल पर नहीं बैठे हैं, समझ में आ रही बात, हम इस रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा इसके सेंटर से रेडियली आउटवर्ड आएगा हर एक पॉइंट पर। इसकी फ्रेम में हर एक पॉइंट पर कोई भी पार्टिकल कहीं भी होगा वहां से डिस्टेंस देखेंगे आर, तो इसके सेंटर से रेडियली आउटवर्ड उस पर बाहर की तरफ फोर्स आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम हमारी ये थी और इसका रोटेशनल सेंटर ये था। समझ में आ गई बात। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो इस वाले सर्कुलर मोशन के रेडियल आउटवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इसके फ्रेम में सर्कुलर मोशन तो इसका कंटिन्यू है ना। इस सर्कुलर मोशन को रोकेंगे, इसके फ्रेम में बैठेंगे, तब जाकर के ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर लग सकता था, बट अभी हम इसके फ्रेम में बैठे हैं तो इसके फ्रेम से रेडियली आउटवर्ड इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये बात बहुत ध्यान देकर सोचने वाली है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इसको समझने के बाद बहुत से बच्चों का डाउट क्लियर होगा कि एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीज क्या है। समझ में आ गई बात।
तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी है। समझ में आ गई बात? तो उसमें कोरिलेस फोर्स भी लगेगा। अब तुम बोलोगे कि सर हम जो रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाते हैं उसमें तो कोरिलेस फोर्स नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब हम रस्सी में पत्थर बांधकर घुमा रहे हैं और हम पत्थर पर ही बैठ गए, तो हम पत्थर पर बैठ गए तो पत्थर के फ्रेम में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि पत्थर इस सेंटर के आउट घूम रहा था, तो इसी सेंटर से रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया। दूसरा, पत्थर पर बैठ गए तो पत्थर तो रुक गया। अब पत्थर की इस फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में, इसकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, तो उस पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो कोरिलेस फोर्स नहीं आएगा। कोरिलेस फोर्स आता है कि रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, जैसे कि ये कर रहा है यहाँ पर। और पिछले 3 सवाल इसी पे डिपेंडेंट हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो पहले वो जा करके देखना, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये सवाल। ठीक है, बट यहाँ से भी डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ भी बता ही रहा हूँ। तो रिलेटिव वेलोसिटी है तो सेंट्री कोरिलेस फोर्स आएगा, और कोरिलेस फोर्स का फॉर्मूला 2m ओमेगा क्रॉस v आएगा माइनस में, या फिर हम लिख सकते हैं 2m v रिलेटिव क्रॉस ओमेगा। v होता है रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो तो v दे रखी है रिलेटिव वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस सर्कुलर डिस्क के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब अगर ये v क्रॉस ओमेगा से आ रहा है तो ओमेगा और v दोनों के परपेंडिकुलर, ओमेगा तो आउट ऑफ द प्लेन है, तो इस प्लेन में फोर्स आएगा उसके परपेंडिकुलर, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो इसका सेंटर होगा जो डिस्क के फ्रेम में, इस डिस्क के फ्रेम में जो सर्कुलर मोशन चल रहा होगा, तो डिस्क का सेंटर जो होगा उसके, वो इसका सर्कुलर मोशन का सेंटर है इसके फ्रेम में, डिस्क के फ्रेम में, तो उसकी तरफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस तरफ या फिर इस तरफ आ सकता था परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन अगर ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो, या फिर वी क्रॉस ओमेगा करें तो वी इधर की तरफ और ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन, तो वी क्रॉस ओमेगा राइट हैंड रूल से करेंगे तो राइट हैंड की फिंगर्स को वी में रख करके आउट ऑफ द प्लेन लाने की कोशिश करेंगे, तो फोर्स इधर की तरफ आएगा सेंटर की तरफ, तो ये कोरिलेस फोर्स इधर की तरफ लगेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही इनर्शियल फोर्स बोला है कि नेट इनर्शियल फोर्स जो है वो इसके फ्रेम में जो दिखेगा, ये इन दोनों नए फोर्सेज जो इस फ्रेम से अराइज हुए उनका रिजल्टेंट हमसे पूछा भी गया है एज ए फंक्शन ऑफ आर। बट पहली जो कंडीशन ये दे रखी कि भाई हमें इसके फ्रेम में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके फ्रेम में एक्सेलरेशन बताओ। सबसे पहले जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके फ्रेम में रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इसके फ्रेम से देख रहे हैं तो इसके सेंटर से रेडियली आउटवर्ड लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल आर अवे फ्रॉम ओ, ये एक्सिस ओ है, ठीक है, और ये सी है। तो कोरिलेस फोर्स अराइजेज एज पार्टिकल हैज रिलेटिव वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम, इस वजह से ये आ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर, और कोरिलेस फोर्स बन जाएगा -2m ओमेगा क्रॉस वी। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर फॉर्मेट में था, मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2m ओमेगा, और v देखो ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है, ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है और v इसके प्लेन में है, तो आउट ऑफ द प्लेन के ये प्लेन में आने वाला हर एक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर के, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ओमेगा और v परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा v साइन 90 तो 1 बन जाएगा, तो मैग्नीट्यूड में फोर्स 2m ओमेगा v आएगा। और अभी हमने देखा ओमेगा क्रॉस v तो इधर आएगा रेडियल आउटवर्ड, बट माइनस मल्टीप्लाई करके अंदर आ जाएगा, फिर v क्रॉस ओमेगा करें तो वो सीधा ही अंदर की तरफ आ जाएगा। सी पॉइंट की तरफ तुम्हारा ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ओमेगा के परपेंडिकुलर, इट विल बी टुवर्ड्स सी, ये तुम्हारा कोरिलेस फोर्स लगेगा। अब हमें ओमेगा और v का रिलेशन नहीं पता, v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है, देखो हमें गिवन नहीं है ऐसा कि v इक्वल टू ओमेगा आर है। हमें बताया कि भाई ये डिस्क ओमेगा स्पीड से घूम रही थी और डिस्क के अंदर पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है। समझ में आ गई बात है? तो ये ओमेगा तो डिस्क का था इसके एक्सिस के अबाउट, और ये इसका टेंजेंशियल स्पीड v था। हमें इनका रिलेशन पता नहीं है, उस रिलेशन के लिए हमें दे रखा है कि जो सबसे जब दूर चला जाता है तो आर पर डिपेंडेंट, क्योंकि फोर्स आएगा, सूडो फोर्स आर पर डिपेंडेंट आएगा। कोरिलेस फोर्स तो नहीं कर रहा डिपेंड आर पर, वो तो वी और ओमेगा, वी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एम और 2 तो वैसे कांस्टेंट है, तो कोरिलेस फोर्स तो कांस्टेंट है इसके फ्रेम में, उसकी डायरेक्शन बदल रही है क्योंकि पोजीशन बदल जाएगा, वी की डायरेक्शन बदलेगी, ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स है। अब ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स है, वी वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी तो इसकी डायरेक्शन बदलेगी, और डायरेक्शन इस तरीके से बदलेगी हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी, वी के परपेंडिकुलर, है ना। तो वो कोरिलेस फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी डायरेक्शन जरूर बदलेगी और इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। ये जब यहाँ पर होगा तो रेडियली आउटवर्ड यहाँ फोर्स लग रहा होगा, और अलग आर पर यहाँ पर होगा तो रेडियली आउटवर्ड सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा, ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें आर पर डिपेंडेंट है, रेडियस आर पर, ओमेगा तो कांस्टेंट है खैर, लेकिन डिस्टेंस आर बदलेगी यहाँ से तो वो फोर्स भी बदले, उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। तो इस इंस्टेंट पर वो फोर्स जो है बढ़ता बढ़ता इतना हो जाएगा कि वो कोरिलेस फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है। हमें बोल रखा है कि जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है 2r पर, तब जो फोर्सेज हैं वो इसकी फ्रेम में जो आने वाले फोर्सेज हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो इसके फ्रेम से दो फोर्सेज आए वो दोनों मिलकर के जीरो हो जाएंगे, यानी कि जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, जहाँ पर 2r लग जाएगा यहाँ पर, वो इस कोरिलेस फोर्स के बराबर है। तो हमने लिख दिया कोरिलेस फोर्स तो तुम्हारा एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो कोरिलेस फोर्स के बराबर है। तो कोरिलेस फोर्स की वैल्यू रख देंगे नेट फोर्स जीरो करने के लिए, इसको बराबर कर देंगे, और 2m v ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर तुम्हारा 2r है।
रख देंगे तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी v इक्वल टू ओमेगा आर। ये गिवन नहीं था हमें, ये जब हमने कैलकुलेट किया तब ये निकल के आया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से निकल के आएगी v, जो इसमें ये स्पीड घूम रहा है, ये आर इसकी रेडियस, और इसका जो इसके अबाउट ओमेगा था, इन तीनों में रिलेशन ये है कि v इक्वल टू ओमेगा आर है। तो डिस्क की फ्रेम में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो डिस्क की फ्रेम में इसका सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इसके पास होगा नहीं डिस्क के फ्रेम में, क्योंकि स्पीड चेंज हो नहीं रही। तो डिस्क के फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर बोले, क्योंकि इसकी स्पीड वी है, और वी तुम्हारा ओमेगा बाई आर भी है। तो वी तुम्हारा ओमेगा इंटू आर भी है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके फ्रेम में आ रहा है वी स्क्वायर बाई आर, वी को ओमेगा इंटू आर रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर भी बन जाएगा। आंसर में ओमेगा स्क्वायर आर दे रखा है, आंसर वी स्क्वायर आर भी ठीक है, लेकिन जो गिवन है बुक में आंसर वो ओमेगा स्क्वायर आर निकालना है, यानी कि हमें ओमेगा के फॉर्मेट में आंसर निकालना था। तो ओमेगा के लिए हमें वी और ओमेगा में रिलेशन निकालना था। उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी थी कि यहाँ पर जो नए फोर्सेज अराइज हो रहे हैं इसके फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में, वो नेट जीरो हो जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट है इसलिए जीरो हो सकते हैं। तो हमने कर दिया। अब दूसरा पार्ट ये था कि किसी जनरल डिस्टेंस आर पर जो पार्टिकल होगा तब नेट जो फोर्स होएगा वो कितना होगा इसकी फ्रेम में, जो इनर्शियल फोर्सेज जो जनरेट होंगे। वैसे इनर्शियल फोर्सेज से हमें समझ ये सेंस लगता है कि इनर्शियल फोर्स यानी कि रियल फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स रियल फोर्सेज के सेंस में बात नहीं कर रहा है। इनर्शियल फोर्स ये कर रहा है कि इस रोटेटिंग फ्रेम में अटैच्ड, इस रोटेटिंग फ्रेम से अटैच होने के बाद जो हमारे फोर्सेज राइज होंगे, इस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है, हमें इसके फ्रेम में आने वाले फोर्सेस को इन्होंने इनर्शियल फोर्स का नाम दिया है। एट द मोमेंट व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, रिजल्टेंट इनर्शियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द डिस्क, है ना। जब डिस्क के फ्रेम से अगर फोर्सेस देख रहे हैं, वो जो फोर्सेज आ रहे हैं उनको इनर्शियल फोर्स का नाम दिया है। तो वो तो यही दो फोर्सेज हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है। इनका रिजल्टेंट निकालना है तो ये रेडियस कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर होगा। तो मान लो इस डिस्टेंस स्मॉल आर और ये डिस्टेंस, ये एंगल इसका थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आर और आर बराबर है, दोनों साइड्स बराबर है, तो एंगल इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया हमने, तो ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो अब मैंने क्या करा कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया सामने वाली साइड पर। अब ये दोनों साइड बराबर थी, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये थीटा और ये थीटा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों सिमिलर एंगल बन जाएंगे। और सिमिलर एंगल में ये साइड कॉमन है तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस आर का देखो 90 डिग्री में सामने आर है, तो आर का थीटा इधर आर कोस थीटा, सिंपल इधर भी आर का थीटा इधर कॉम्पोनेंट आ जाएगा आर कोस थीटा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस बन जाएंगे दोनों। तो आर कोस थीटा प्लस आर कोस थीटा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 आर कोस थीटा, जिसको हमने स्मॉल आर बोला है। तो स्मॉल आर जो बन जाएगा वो थीटा और कैपिटल आर में स्मॉल आर 2 आर कोस थीटा के बराबर बन जाएगा। तो कोस थीटा आ जाएगा स्मॉल आर बाई 2 टाइम्स कैपिटल आर। ये रिलेटिव वेलोसिटी है जिसकी वजह से कोरिलेस फोर्स आ रहा था। कोरिलेस फोर्स तुम्हारा 2m ओमेगा इंटू वी, और वी हमने अभी देखा कि ओमेगा इंटू कैपिटल आर के बराबर आया है। तो वी ओमेगा इंटू कैपिटल आर है, तो इसको 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर लिखा जा सकता है, क्योंकि जो बुक में आंसर दे रखा है वो 2m ओमेगा और स्मॉल आर और कैपिटल आर में है, वी में नहीं है, तो हम वी को रिप्लेस कर लेंगे 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो m ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा है, तो देखो ये रेडियली आउटवर्ड डिस्टेंस है बिल्कुल, इसी के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तुम्हारा। तो ये वाला पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, उसमें ये एंगल थीटा है, ये सेंटर की तरफ आने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सी पॉइंट की तरफ, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये टोटल 180 डिग्री है, 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो अब जो तुम्हारा कोरिलेस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इनके बीच का एंगल अगर मैं देखूंगा, इसको अल्फा बोल दूँ अगर मैं, तो ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा बन जाएगा। तो जो एफ सी और एफ सी एफ जो दोनों फोर्स है उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस, एंगल कितना उन दोनों के बीच का 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कोस 180 पर कोस ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ये माइनस कोस थीटा बन जाएगा। F1 की वैल्यू रख देंगे m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर का, ये स्क्वायर बन जाएगा। F2 2m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर है उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इंटू ये माइनस का कोस थीटा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये कोस थीटा, और यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर कॉमन ले लेंगे पूरा स्क्वायर के साथ, ये पूरी टर्म ही कॉमन ले लेंगे, तो बाहर आएगा रूट में, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर बचाएगा अंदर, यहाँ पर तो बन जाएगा 1, इसमें से m का स्क्वायर बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर बाहर आया, जो कि यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर था नहीं, तो स्मॉल आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे नीचे, तो ऊपर 2 कैपिटल आर का स्क्वायर, नीचे स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि 2 कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर माइनस है 2 टाइम्स, यहाँ पर m स्क्वायर बाहर आ गया तो m बन गया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ये बाहर आ गया, साथ ही साथ आर स्क्वायर बाहर आया,
आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक ही आर था तो बचा हुआ एक आर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे एक आर बच गया। तो यहाँ पर 2 टाइम्स कैपिटल आर और एक स्मॉल आर बच गया, एक ये 2 था ये बचा हुआ है और ये कोस थीटा था माइनस के साथ। कोस थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली स्मॉल आर बाई 2 टाइम्स कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बाई 2 टाइम्स कैपिटल आर, ये दोनों इक्वल रेसिप्रोकल है, एक दूसरे कट जाएंगे तो -2 बचेगा, 1 -2 -1 बच जाएगा, तो ये ऐसे कि ऐसे -1। तो जो नेट फोर्स बचेगा, जो इनर्शियल एफ इन जिसको बोल रहे हैं, है ना, उस रोटेटिंग फ्रेम में एफ इन जिसको बोल रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम में जो इनर्शियल फोर्स इसको बोल रहे हैं, जो सूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्टेंट है, वो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर -1 इतना बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें कैलकुलेशन वगैरह और सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम मुझसे अपने डाउट डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। और अपना टेलीग्राम पर चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से, जहाँ पे क्लासेस की लिंक्स और अपडेट सारे वहाँ पर मिल जाते हैं, तुम्हें उसको भी ज्वाइन कर लेना, दोनों लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो बाकी मिलते हैं यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय।